नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी शानदार क्लास में। और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की दूसरी क्लास है। कल अपने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, उसका क्या भारत में भविष्य है, और आज आगे डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इस टॉपिक को मैं अलग अलग क्लासों के अंदर आपको पूरा पढ़ा दूंगा, है ना। एक साथ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टॉपिक बोरिंग लगेगा, लेकिन डेली की अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और पूरा जो टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहां पर आपको टॉपिक दिख चुका है कि भारत में जैविक खेती की क्या संभावना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जैविक खेती की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये इसका फ्यूचर कैसा होगा, या आपसे पूछा जाए कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत में जैविक खेती को अपनाना बहुत लाभदायक हो सकता है। और आज का टॉपिक इसके अंदर है भारत में जैविक खेती की संभावना, मतलब किन बातों के ऊपर या किन चीजों के ऊपर आप ये कह सकते हो कि भारत में आने वाले समय में जैविक खेती की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संसाधनों की उपलब्धता। क्या लिखा हुआ है? संसाधनों की उपलब्धता। इस बात का मतलब यह है कि अपना भारत देश ऐसा देश है जहां पर हर प्रकार की मृदा, हर प्रकार की जलवायु और हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मतलब अपने भारत के अंदर हर प्रकार की विविधता पाई जाती है। जब हर प्रकार की सोइल है, हर प्रकार की क्लाइमेट है, हर टाइप का प्लांट है ना, हर प्रकार की वनस्पति है, तो इसके कारण भारत में जैविक खेती की संभावना बढ़ी जाती है। मैंने क्या कहा? अपन बात करें भारत में जैविक खेती की संभावना कि मतलब वो कौन सी चीजें, वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप ये कह सकते हो कि भारत में जैविक खेती करना बहुत बढ़िया हो सकता है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट यह है संसाधनों की उपलब्धता। मतलब भारत देश के अंदर हर प्रकार की सोइल है ना, वाटर भी अवेलेबल है और हर प्रकार की क्लाइमेट है, तो इस कारण भारत में जैविक खेती को अपनाना उचित ही रहेगा। उसके बाद में जो बहुत खास सवाल है कि प्रति इकाई क्षेत्र में कम मात्रा में पेस्टिसाइड और उर्वरक उपयोग। अगर अपन बात करें और देशों की अपेक्षा अभी भी भारत के अंदर पर हेक्टेयर जो रसायन है उनका प्रयोग कम किया जाता है। इस बात का मतलब यह है कि जो और देश है ना, उन और देशों की अपेक्षा में भारत में अभी भी प्रति हेक्टेयर रसायनों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। मतलब अभी भी जैविक खेती करना आसान है और बहुत बढ़िया उत्पादन अपन ले सकते हैं। और ये डाटा क्लास 12 की बुक में लिखा हुआ है कि शाकनाशी खपत अपने कितनी है? 40 ग्राम पर हेक्टेयर। और जो पीड़कनाशी भारत में काम में लेते हैं उनकी कितनी खपत है? 0.5 kg पर हेक्टेयर। तो ये बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भारत में अभी भी पर हेक्टेयर है ना पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का यूज बाकी देशों की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसके कारण भारत में जैविक खेती की संभावना बढ़ती है। और यहां पर एक डाटा है कि भारत में जो शाकनाशी खपत है, जो हर्बिसाइड की, वो कितनी है? वो 40 ग्राम पर हेक्टेयर है ना। और इसके अलावा जो भारत में पीड़कनाशी है उनकी खपत कितनी है? लगभग 0.5 kg पर हेक्टेयर है ना। और ये बात और कह रहा है कि देश में पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में जहां उर्वरक उपयोग कितना है? 25 से 50 kg प्रति हेक्टेयर पर ईयर। मतलब अपने इंडिया का जो नॉर्थ एरिया है ना, कौन सा जो नॉर्थ साइड एरिया है, वहां पर तो पूरे साल के अंदर ही कितना फर्टिलाइजर काम में लेते हैं? 25 से 50 kg। मतलब 100 बात की एक बात अपन ने पढ़ा, भारत में जैविक खेती की संभावना क्यों है। एक तो भारत में संसाधनों की उपलब्धता बहुत बढ़िया है। उसके बाद भारत में अभी भी पीड़कनाशी की, शाकनाशी की और फर्टिलाइजर की जो यूज है, जो उपयोग है ना, वो बाकी देशों की अपेक्षा बहुत कम है। इस कारण भी भारत में जैविक खेती की संभावना बढ़ती है। उसके बाद में जो तीसरी बात है वो है कार्बनिक अवशिष्ट। अब सुनो, अपने को जीवांश खाद बनाना होता है और जीवांश खाद बनाने के लिए कार्बनिक अवशिष्ट की आवश्यकता होती है, तो उसकी उपलब्धता भी भारत में बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया मात्रा के अंदर है। ये बात आप याद कर लेना कि जब जीवांश खाद अपने को बनाना होता है तो उसमें अपशिष्ट पदार्थों की आवश्यकता होती है, कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो वो कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता भी भारत में बहुत ही बढ़िया है। तो 3 रीजन तो यह है कि संसाधनों की उपलब्धता, बाकी प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज बहुत कम होता है, और तीसरा पॉइंट यह है कि भारत में कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता भी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं
उसके बाद में अगला पॉइंट निर्यात की संभावना। मतलब अगर आप भारत में जैविक खेती के कोई उत्पाद तैयार करते हो तो आप उनको और देशों के अंदर भी आसानी से भेज या बेच सकते हो। क्या कहा मैंने कि भारत में अब वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बन चुकी है, भारत इस बात में अब सक्षम है कि वो अपने जैविक उत्पादों का निर्यात कर सकता है। और जब जैविक उत्पाद का निर्यात होगा तो बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, इससे जैविक खेती को बढ़ावा और मिलेगा। उसके बाद में प्रमाणीकरण संस्थाओं की उपलब्धता। देखो अपनी बात की कि संसाधन की उपलब्धता भी है ना, पर हेक्टेयर जो रसायन उनका प्रयोग भी कम होता है। भारत में कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर की खाद है ना और कृषि अवशेष, इन सभी कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद में अपन देखें निर्यात, मतलब अगर आप कोई जैविक उत्पाद तैयार करते हो तो आप उसे आसानी से बाहरी देशों में बेच सकते हो, उनको भेज सकते हो। बोले तो निर्यात की संभावना भी बहुत बढ़िया है। और जब निर्यात की संभावना बहुत बढ़िया होगी तो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा अपनाएगा। उसके बाद में प्रमाणीकरण संस्थाओं, मतलब अब देखो अपने को विश्वास कैसे हो कि ये जैविक उत्पाद ही है, तो इस विश्वास को स्थापित करने के लिए उन जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी एजेंसियां बना दी है। उन जो एजेंसी है, जो संस्थाएं हैं, उनका केवल एक ही काम है उस जैविक उत्पाद की पहचान करना कि ये वास्तव में ऑर्गेनिक फार्मिंग का है या नहीं। अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो उसे टैग मिलता है कि बिल्कुल ये जैविक उत्पाद है, आप इसे खरीद सकते हो, उसे आप बेच सकते हो। तो भारत के अंदर वो बहुत सारी संस्थाएं बन चुकी है जो आपको ये बताएगी या ये प्रमाणित करेगी कि ये उत्पाद जैविक है या नहीं। तो अपन ने क्या बात की कि भारत में जैविक खेती की संभावना क्यों है, इसलिए है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता भी है और पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इनका यूज बहुत कम होता है। भारत में कार्बनिक जैसे गोबर की खाद, कृषि अवशेष, इनकी उपलब्धता बहुत ही बढ़िया है, तो आप आसानी से जैविक खाद तैयार कर सकते हो। उसके बाद में आप जो उत्पाद तैयार करोगे जैविक खेती से, आप उनका आसानी से निर्यात भी कर सकते हो, ऐसी क्षमता भारत के पास है। उसके बाद में प्रमाणीकरण संस्था, जो बहुत काम का पॉइंट है कि भारत के अंदर अब ऐसी एजेंसी बन चुकी है जिनका केवल एक ही काम है जैविक उत्पाद को प्रमाणित करना। और जब कोई चीज प्रमाणित हो जाती है तो आप उसे आसानी से बेच भी सकते हो और लोगों का विश्वास भी उस चीज पे हो जाता है कि ये वास्तव में ओरिजिनल चीज है। उसके बाद में आगे बात करते हैं जैविक खेती के सिद्धांत। इस जैविक खेती के सिद्धांत का मतलब यह है कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए जैविक खेती करनी है। यहां पर पॉइंट क्या है बेटा जी, यहां पर पॉइंट है जैविक खेती के सिद्धांत। इस बात का मतलब यह है आपको कौन सी बातों को फॉलो करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए आपको जैविक खेती को करना चाहिए। तो यहां पर 4 सिद्धांत है: स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिक का सिद्धांत, निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत और सेवा का सिद्धांत। ये वो 4 बातें हैं। इन 4 बातों को आपको मानते हुए जैविक खेती को करना है। अगर आप इन 4 सिद्धांतों को मानते हो, इन 4 सिद्धांतों को फॉलो करते हो, तो आप आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से जैविक खेती को कर सकते हो। अब सर ये 4 सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत स्वास्थ्य का सिद्धांत। किसका? स्वास्थ्य का सिद्धांत। इस बात को आप इस प्रकार समझना, अगर मृदा का स्वास्थ्य किसका, अगर सोइल हेल्थ, अगर मृदा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उसमें उगने वाली फसलें भी क्या होगी? बहुत बढ़िया होगी। और उन फसलों का जो जीव सेवन करेगा, चाहे वो मानव हो और चाहे वो पशु हो, उनका स्वास्थ्य भी क्या होगा? बढ़िया। मतलब आपको जैविक खेती करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे वो सोइल हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो क्रॉप्स हो, किसी की भी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यहां पर जैविक खेती का सिद्धांत पहला है स्वास्थ्य का सिद्धांत। वो ये कहता है चाहे मृदा हो, चाहे फसलें हो, चाहे इंसान हो या पशु, किसी के स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर मृदा स्वस्थ होगी तो उसमें उगने वाली फसल स्वस्थ होगी, और जब उस फसल का कोई जीव या मानव सेवन करेगा तो वो भी क्या रहेगा? स्वस्थ। उसके बाद में पारिस्थितिक का सिद्धांत। ये जो इकोसिस्टम है ना, इस इकोसिस्टम को आपको ध्यान में रखते हुए खेती करनी है। आप इस प्रकार खेती ना करें जिसका हानिकारक प्रभाव अपने इन्वायरमेंट पे, अपने इकोसिस्टम पर पड़े। आपको जैविक खेती को इस प्रकार करना है कि उसका कोई हानिकारक प्रभाव या दुष्प्रभाव किसी पारिस्थितिक घटक पर नहीं पड़े। उसके बाद में निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत। यह कहता है कि जितने भी अपने जो सोर्स है, जो संसाधन है,
उनका किसी एक का ज्यादा यूज नहीं करना, एक का कम नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो जिसका नुकसान प्रकृति पर पड़ रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैविक खेती करते समय आपको किसी एक पर्टिकुलर संसाधन का उसकी सीमा से ज्यादा आपको यूज नहीं करना। अगर आप एक लिमिट क्रॉस अगर उसका यूज करोगे तो उसका नुकसान प्रकृति पर पड़ सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी संसाधन आप जैविक खेती में काम में लेते हो उन सभी का बराबर मात्रा में, सही मात्रा में प्रयोग या उपयोग होना चाहिए, उसका प्रकृति पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हो। उसके बाद में सेवा का सिद्धांत। आपको जैविक खेती करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वर्तमान पीढ़ी को तो लाभ हो लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपना तो फायदा हो गया और आने वाली पीढ़ी अपने हिसाब से देख लेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना तो फायदा होना चाहिए लेकिन साथ में आपको आने वाली जो पीढ़ी है उनका भी आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार आपको जैविक खेती करनी है। अपन ये बात की जैविक खेती के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जैविक खेती करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो 4 बातें हैं। स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, निष्पक्षता अथवा न्याय संगतता का सिद्धांत और सेवा का सिद्धांत। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सोइल का, क्रॉप्स का और एनिमल्स और ह्यूमन का। उसके बाद में इकोसिस्टम के किसी भी घटक को, किसी भी भाग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद निष्पक्षता, बोले तो जो भी सोर्स, जो भी संसाधन आप काम में लो उनका सही मात्रा में यूज होना चाहिए। उसके बाद सेवा का सिद्धांत, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तो लाभ हो गया, मतलब वर्तमान पीढ़ी को तो लाभ हो गया लेकिन आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो और आने वाले का भी नुकसान नहीं हो। ये थे जैविक खेती के सिद्धांत। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं जैविक खेती का महत्व। महत्व का मतलब है बेनिफिट, कि जैविक खेती करने से क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है ना। सर आपने कहा कि जैविक खेती की संभावना भी है और जैविक खेती करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे महत्व, इंपॉर्टेंस, कि जैविक खेती करने से क्या फायदा, क्या लाभ, क्या बेनिफिट अपने को हो सकता है। तो बड़ा फायदा बहुत है। अब यहां पर लिखा हुआ है भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। आप सभी को पता है अगर आप जैविक खाद का प्रयोग करोगे, किसका, अगर आप ऑर्गेनिक मैन्यूर का, अगर आप जैविक खाद का प्रयोग करते हो तो भूमि में 17 के 17 पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है जिसके कारण मृदा की गुणवत्ता, बोले तो मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर आप जैविक खेती करते हो तो आप जैविक खेती में जैविक खाद का प्रयोग करोगे और जैविक खाद के अंदर 17 के 17 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ेगी। जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ेगी तो सोइल फर्टिलिटी वो भी बढ़ेगी। उसके बाद पशुधन में बढ़ोतरी। जब आप जैविक खाद तैयार करोगे उसके लिए आपको गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, मूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जो गाय का मूत्र होता है ना उसकी आवश्यकता अपने को पड़ेगी। इसलिए अपन किसको पालेंगे, पशुओं को। किसको पालेंगे, पशुओं को। तो उससे किसमें बढ़ोतरी होगी, पशुधन में। जब आप जैविक खेती करोगे तो आप जैविक खाद बनाओगे, उसके लिए आपको जो पशु अवशेष उनकी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें पूरा करने के लिए अपन किसको पालते हैं, पशुओं को। किससे पालते हैं, किसको पालते हैं, पशुओं को। तो पशुधन में क्या होगी, बढ़ोतरी। और जब पशुधन में बढ़ोतरी होगी तो जैविक खेती में भी लाभ होगा। इसके अलावा किसान के पास एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बाह्य आदानों की लागत में कमी। इस बात का मतलब यह है कि पहले किसान जो बाहर से फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड खरीदता था, अब वो खरीदना बंद कर देगा क्योंकि जैविक खेती में अपन जैविक उत्पाद का प्रयोग करेंगे जो अपन घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। जब आप जब जैविक खेती आप करोगे तो आप जो बाहर से जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड है वो खरीदना बंद कर दोगे। तो अब जो आपके बाहर जो खर्चा लगता था उसमें क्या आएगी, उसमें कमी आएगी। उसके बाद वातावरण शुद्धता। सिंपल सी बात है, जब आप शुद्ध किसी चीज का प्रयोग करोगे, किसी वस्तु का प्रयोग करोगे, आप टोटली प्योरली किसी चीज को करोगे ना तो उससे इन्वायरमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा। तो वातावरण कैसा होगा, शुद्ध। उसके बाद में मानव स्वास्थ्य। अगर मृदा स्वस्थ होगी, वातावरण स्वस्थ होगा तो ये ऑब्वियसली सी बात है, ये बिल्कुल सार्थक बात है कि मानव का स्वास्थ्य भी कैसा होगा, बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद में कम पानी की आवश्यकता। अगर आप जैविक खाद का प्रयोग खेत में करते हो तो उससे खेत की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। याद कर लेना,
कि सर कम पानी की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि अगर बेटा जी जब आप जैविक खाद का प्रयोग करोगे ना, किसका, जैविक खाद का, तो उससे मिट्टी में जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसके कारण वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये भी बहुत बढ़िया फायदा है। उसके बाद में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति, जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में ही समझा दिया कि जैविक खाद के अंदर भले ही उन तत्वों की मात्रा कम हो, लेकिन 17 के 17 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण आप एक साथ सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो। उसके बाद कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, ये बिल्कुल सार्थक और 100% सही बात है। जब आप जैविक खेती को, जब खेती को आप इस प्रकार करोगे कि सारी चीजें शुद्ध है, जब सारी चीजें शुद्ध होगी तो उनसे जो पैदा होने वाला उत्पाद है उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी, बिल्कुल शुद्ध और सबसे बढ़िया होगी। ठीक है। उसके बाद में 9वां पॉइंट लाभकारी मूल्य। और जब प्योर चीज होगी, जब बहुत शानदार चीज होगी, तो उसका जो मूल्य है वो भी आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया मिलेगा। एक जो रसायन, जो पदार्थों से आपने खेती की है, उसकी अपेक्षा ज्यादा पैसा किसमें मिलेगा, जैविक खेती में। तो अपन ने डिस्कस किया क्या, जैविक खेती के महत्व, कि जैविक खेती का फायदा या बेनिफिट क्या है। एक तो उर्वरा शक्ति में क्या होगा, टिकाऊपन, लंबे समय तक मृदा उर्वरता बनी रहेगी। उसके बाद पशुधन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जैविक खाद आपको बनाना है तो पशु अवशेष की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए आप पशु पालोगे। उसके बाद जो बाहर खर्चा लगता था पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का, वो कम हो जाएगा। और जब आप वातावरण का शुद्धता, मतलब जब आप प्योरली चीज सारे यूज करोगे तो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। और जब इन्वायरमेंट या सोइल बिल्कुल बेटर होगी तो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट वो किस पे पड़ेगा, वो ह्यूमन हेल्थ पर पड़ेगा। उसके बाद में कम पानी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जैविक खाद के कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद में 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी और आसानी से मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद में अगर सारी चीज प्योर होगी तो उसमें जो पैदा होने वाले उत्पाद है उनकी गुणवत्ता भी क्या होगी, शानदार, दमदार होगी। ठीक है। और उसके बाद में है लाभकारी मूल्य। जब प्रोडक्ट है ना, जो उत्पाद है वो बिल्कुल 100% शुद्ध है तो उसका मूल्य भी आपको औरों की बजाय ज्यादा मिलेगा। अब आगे जो अपना टॉपिक चलता है जैविक खेती में, वो है जीवाश्म खाद। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे जीवाश्म खाद क्या होती है, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स। ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैन्यूर, जीवाश्म खाद किसे कहा जाता है, सिंपल सी परिभाषा है, ऐसी खाद जिसमें जीव का अंश हो। क्या कहा मैंने, ऐसी खाद जिसमें जीव का अंश हो, उसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म खाद। अब परिभाषा की बात करते हैं कि ये कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराए। सिंपल सी बात है, कैसे पदार्थ है, कार्बनिक। उर्वरक कैसा होता है, रासायनिक। कैसा होता है उर्वरक, कैसा होता है, रासायनिक पदार्थ। और यहां पर केवल आपको एक ही शब्द चेंज करना है, जीवाश्म खाद का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी में मिलाए जाने पर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाएंगे, या इसके अलावा ऐसी खाद जिसमें जीव का अंश हो। और जीव का अंश होने का मतलब कैसा मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर। कैसा मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसको मिट्टी में मिलाने पर आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और पर्यावरण या भूमि को कोई नुकसान नहीं होता, अर्थात ऐसी खाद जिसमें जीव का अंश हो, उसे बोलते हैं जीवाश्म खाद। अब यहां पर जो शब्द है ना, खाद शब्द, इस खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किससे, खाद्य शब्द, किससे, खाद्य शब्द से हुई थी। यह सवाल याद कर लेना कि जो आप ये पढ़ते हो ना, खाद कौन सा, ये खाद शब्द, इसकी जो उत्पत्ति वो किससे हुई, वो संस्कृत भाषा की किससे, खाद्य शब्द से। तो आपसे पूछे कि खाद शब्द कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का, सॉरी संस्कृत भाषा के किस शब्द से, खाद्य शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है, खाद्य शब्द की, जिसका अर्थ होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। ठीक है। तो किसके लिए भोजन, पौधों के लिए भोजन। आगे बात समझ में। उसके बाद में एग्जाम्पल है जैसे गोबर की खाद है ना, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, खली की खाद, ये सभी क्या, यह है जीवाश्म खाद, ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो एक बार फिर समझना, जीवाश्म खाद क्या होती है, ऐसी खाद जिसमें जीव का अंश हो या ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनको भूमि में मिलाए जाने पर आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, खली की खाद। और जो खाद शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में है कुछ डाटा है जो आपको याद करना है, क्लास 12th में ये दिया हुआ है। भारत में कितनी, भारत में 47% मर्दों में किसकी कमी होती है, जस्ता की। किसकी होती है, जस्ता की।
और 11.5% मर्दों में लोहा की बोले तो फेरस की, और 4.8% मर्दों में तांबा की बोले तो कॉपर की, और 4% मर्दों में मैग्नीज की कमी पाई जाती है। मैंने क्या कहा कि भारत में लगभग 47% जो एरिया है सोइल का उसमें जिंक की डिफिशियंसी कमी पाई जाती है, और 11.5% जो एरिया है सोइल का उसमें किसकी आयरन की डिफिशियंसी या कमी पाई जाती है। उसके बाद में 4.8% किसकी कमी होती है, कॉपर, किसकी, कॉपर की, और लगभग 4% जो सोइल है जो एरिया है उसके अंदर किसकी, मैग्नीज की कमी पाई जाती है। डाटा आप 12th वाले स्पेशली याद कर लेना, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। फिर एक खास बात और है, अगर आप जीवांश खाद का प्रयोग खेत में करते हो ना तो उस जीवांश खाद का प्रयोग लगभग कितने साल तक, 2 से 3 साल तक बना रहता है, जबकि रासायनिक खाद का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम टाइम तक होता है। और इसका उल्टा जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कार्बनिक पदार्थ तो जीवांश खाद है, उसका प्रभाव सोइल में लगभग 2 से 3 साल तक। और ये जो जीवांश खाद है ये पौधों को 17 के 17 पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। क्या कहा मैंने कि जो जीवांश खाद है, जो ऑर्गेनिक मैन्यूर है ना, इसमें 17 के 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार बात है और यूजफुल ये चीज है, ठीक है ना। और एक खास बात और, अगर आप जीवांश खाद का प्रयोग करोगे ना खेत के अंदर तो उसका प्रभाव कितने साल तक, 2 से 3 साल तक रहता है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, जीवांश खाद का वर्गीकरण, किसका, जीवांश खाद का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट में आने लायक सवाल है, जीवांश खाद का वर्गीकरण, और ये क्लास 12th में भी है, ठीक है। पहली कौन सी है, स्थूल कार्बनिक खाद, कौन सी है, स्थूल कार्बनिक खाद, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो जीवांश खाद के वर्गीकरण में एक पहला कौन सा है, स्थूल कार्बनिक खाद। इसकी बात करते हैं होता क्या है, ठीक है, इधर देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसी खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, और पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम, वो कौन सी होती है, स्थूल कार्बनिक खाद। ढंग से याद कर लेना, अपन पढ़ रहे जीवांश खाद का वर्गीकरण, बोले तो जो कार्बनिक खाद ना उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। सर पहला भाग कौन सा, वो है स्थूल कार्बनिक खाद, है ना। तो ऐसी खाद जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, किसकी, ऐसी खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे बोलते स्थूल कार्बनिक खाद, और जिसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम। फॉर एग्जांपल गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मानव विष्टा, चिड़ियों की बीट, प्रेस मड की खाद, इन सभी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो होती है ज्यादा और न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो होती है कम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रकार है सांद्र, कौन सा है, सांद्र कार्बनिक खाद। कौन सा है, सांद्र कार्बनिक खाद, ऐसी खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ तो क्या होता है, कम, और पोषक तत्व क्या होते हैं, ज्यादा, क्या होते हैं, ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं, सांद्र कार्बनिक खाद। क्या बोलते हैं, सांद्र कार्बनिक खाद। जीवांश खाद का दूसरा प्रकार कौन सा है, सांद्र कार्बनिक खाद। इसका मतलब यह है कि ऐसी खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ तो होता है कम, जबकि पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, उससे क्या बोलते हैं, सांद्र कार्बनिक खाद। फॉर एग्जाम्पल खलिया, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त, है ना, मछली की खाद, इन सभी में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, क्या होती है, ज्यादा। एक बार आज के मैं टॉपिक को वापस रिपीट करता हूं, यहीं तक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आज अपन ने पढ़ा कि भारत में जैविक खेती की संभावना क्यों है, क्योंकि संसाधन है और अभी भी पर हेक्टेयर जो पेस्टिसाइड उनका यूज बहुत कम होता है ना। भारत में कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता भी है, निर्यात की संभावना भी है, और भारत में ऐसी संस्था भी है जो जैविक उत्पाद को प्रमाणित करती है। उसके बाद में सिद्धांत, किन बातों को फॉलो करते हुए आपको जैविक खेती करनी चाहिए, स्वास्थ्य का सिद्धांत, है ना, पारिस्थितिकी का ध्यान रखिए, और किसी पदार्थ के साथ ये नहीं भाई किसी घटक का ज्यादा यूज कर लिया, किसी का कम कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और चौथा, सेवा का, वर्तमान पीढ़ी का लाभ हो लेकिन आने वाले को नुकसान नहीं हो। उसके बाद में जैविक खेती का महत्व की बेनिफिट, फायदा क्या है, हम क्यों करें जैविक खेती, फर्टिलिटी बढ़ती है, पशुधन बढ़ता है, बाहरी खर्चा कम लगता है, वातावरण और मानव का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना, और 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और कृषि जो उत्पाद बनता है, जो तैयार होता है ना, पदार्थ पैदा होता है, उसकी गुणवत्ता बहुत शानदार होती है। गुणवत्ता जब शानदार होगी तो पैसा मिलेगा ज्यादा। उसके बाद पढ़ा जीवांश खाद, जो नया टॉपिक इसके अंदर,
जीवांश खाद, ऑर्गेनिक मेन्यू, एक तो थी रसायन जिसको बोलते हैं अपन उर्वरक, क्या बोलते हैं उर्वरक, और जीवांश होता है ऑर्गेनिक मैटर। कैसा होता है ऑर्गेनिक मैटर? ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसको मिट्टी में मिलाओगे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पौधों को मिल जाएगी। ये अर्थात ऐसी खाद जिसमें जीव का अंश हो, उसे क्या बोलते हैं जीवांश खाद। ये खाद शब्द की उत्पत्ति किस हुई? संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से। फॉर एग्जाम्पल गोबरी खाद, कंपोस्ट, खली खाद, ये सब क्या है? जीवांश खाद के एग्जाम्पल। और उसके बाद में 47 जो एरिया है मृदाओं का, उसमें जस्ता की 11.5% में, लोहा की 4.8 में, तांबा और 4% में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। और जीवांश खाद का प्रभाव 2 से 3 साल तक होता है और जीवांश खाद में 17 के 17 न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता होती है। उसके बाद जीवांश खाद 2 प्रकार की, पहली कौन सी? स्थूल। पहली कौन सी? स्थूल कार्बनिक खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, ऐसी खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो ज्यादा, पोषक तत्व हो कम। फॉर एग्जाम्पल गोबरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी है। दूसरी कौन सी? सांद्र। सांद्र का मतलब जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो कम और पोषक तत्व हो क्या? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल खलिया, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त और मछली की खाद। ये थी आज की अपनी एक छोटी सी क्लास, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई टॉपिक जो था आज का वो आपके समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे कोई गलती हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। और जितना हो सके क्लास को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, डेली एक एक क्लास जैविक खेती की आती रहेगी, जो आपके लिए जेड, सीयूटी, सुपरवाइजर, 11, 12 इन सभी के लिए बहुत यूजफुल क्लास होने वाली है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।